लक्ष्य को पाने के लिए, वरना तो सपने सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। दर्शकों नमस्कार, चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका और जी हाँ, हमारा भी यही लक्ष्य रहता है कि हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आए और आपकी सभी समस्याओं का निराकरण करें। इसीलिए तो हम आज आए हैं छिंदवाड़ा के तामिया के डीबू ढाना क्षेत्र में। तो हमारे बीच आज कृषि विशेषज्ञ हैं, साथ ही कुछ किसान भाई हैं और कुछ महिला किसान बहनें हैं और उनके बीच होंगे हमारे सहयोगी राहुल जी। तो मैं उनसे भी आपको बातचीत कराऊंगी, रूबरू कराऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको कराती हूँ हमारे एक्सपर्ट से परिचय। तो सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर सीताराम धुवारे जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख है कृषि विज्ञान केंद्र तामिया से। नमस्कार। डॉक्टर एस के अहिरवार जी, जो कि साइंटिस्ट है क्रॉप साइंस कृषि विज्ञान केंद्र तामिया से। गणेश कासदे जी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी हैं कृषि विभाग तामिया से। साथ ही हैं लखन ब्रह्मवंशी जी, जो कि उद्यानिकी विस्तार अधिकारी है उद्यान विभाग तामिया से। साथ ही हैं हमारे बीच ग्राम पंचायत के सरपंच साहब राजेंद्र ठाकुर जी। साथ ही हैं हमारे बीच सतीश मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं पर्यटन विकास समिति तामिया से। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर सीताराम जी आपसे है। हम जानना चाहेंगे कि खरीफ की फसलों में इस समय सामयिक कार्य यानी कि विशेष तौर पर हम कीट प्रबंधन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी अभी इस समय हमारे जो तामिया ब्लॉक है और इसके आसपास जो एरिया है, इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर मक्का की खेती होती है। उसके अलावा सोयाबीन और धान। अभी हम डीबू ढाणा क्षेत्र गांव में हम संगोष्ठी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर धान की भी बहुत खेती कर रहे हैं लोग। तो मैं स्पेशली अभी धान पर बात करूँगा। अभी मक्का पर हमारे डॉक्टर साहब अहिरवार जी बताएंगे। तो मैं धान पर मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर धान में किसान भाई एक या दो ही खाद का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। मतलब ये कि नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त खाद का, जैसे यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसके अलावा फिर डीएपी का करते हैं। और यह देखने में आया है कि पोटास का प्रयोग बिल्कुल भी हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। इक्का दुक्का ही किसान, कहें कि 1% भी नहीं किसान जो है वो पोटास का प्रयोग करते हैं। जबकि पोटास भी हमें अधिक उत्पादन लेने के लिए, हमें कीड़ों एवं रोगों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पौधों को पोटास की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हमें पोटास का भी प्रयोग निश्चित रूप से संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए यूरिया को कम करके बाकी पोटास का भी उपयोग जरूर करें। और साथ ही साथ यदि मान लो आपने शुरुआत में यदि पोटास का प्रयोग नहीं भी किया है, तो जब बाद में आप जब दवाइयों का प्रयोग करते हैं रोग एवं कीड़ों से बचाने के लिए, तो उस समय भी फिर आप एनपीके के रूप में पोटास युक्त खाद बाजार में उपलब्ध है। तो आपने शुरुआत में नहीं किया है, तो निश्चित रूप से फिर आपको 1 किलो पोटास जिस एनपीके के रूप में आता है, तो जैसे 05234 की मैं बात करूं, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। 1 किलो लगभग 200 सवा 200 रुपये का 05234 आता है। तो 1 किलो 1 एकड़ में लगता है इसकी मात्रा। उसके अलावा यदि यह नहीं मिलता है तो 0050 एक एनपीके खाद 0050, मतलब इसमें 50% जो है आपका पोटास की मात्रा होती है। तो आप इसका प्रयोग भी आप दवाई का छिड़काव जब करते हैं, जब गबोट अवस्था में धान होती है या कोई भी फसल में आप मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप धान में ही आप इसका प्रयोग करें, आप मक्का में भी आप पोटास का प्रयोग करना चाहिए, आपको सोयाबीन में भी निश्चित रूप से करना चाहिए। परंतु यदि आपने शुरुआत में नहीं किया है, आधार खाद के रूप में बोते समय दिया जाती है, लेकिन तब नहीं दिया है, तो आप फिर जब दवाई का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ में आपको एनपीके खाद 0050 या 05234 का प्रयोग निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। और कौन से कार्य कब करने चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए। और मेरा जब अगला सवाल है डॉक्टर अहिरवार जी आपसे है, जो कि क्रॉप साइंस में साइंटिस्ट हैं। तो अहिरवार जी, मक्के की फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए, आप हमें बताएं। नमस्कार किसान भाइयों।
जैसे कि आपको सभी को ये जानकारी है कि हमारा जो क्षेत्र है हल्की मिट्टी वाला क्षेत्र माना जाता है और हल्की मिट्टी में हमें फसलों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। पूरा हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है जिसमें 4-5 जो ब्लॉक आते हैं, आपका तामिया है, जुनारदेव, हर्रई और ये जितना भी एरिया हम अभी देख रहे हैं कि इसमें पहले कोदो कुटकी, रागी, सांवा और जगनी लगाई जाती थी और ये कम पोषक तत्व वाली फसलें हैं जो कम समय में और कम खाद पानी में अच्छी तरह से हो जाती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि यहाँ जो किसान भाई अपना पुरानी किस्मों को छोड़ के केवल मक्का पे अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, मक्का फसल को ज़्यादा एक महत्व दे रहे हैं। तो मक्का एक ऐसी फसल है कि जो बहुत ज़्यादा उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और समय पे पानी की बहुत आवश्यकता होती है और उसमें गहरी काली मिट्टी होना आवश्यक है। अगर मिट्टी गहरी है तो ही मक्का का उत्पादन हम सही तरीके से ले सकते हैं। लेकिन किसान अब इस पे ज़्यादा पलायन हो गया है अपनी जो मुख्य पुरानी फसलें छोड़ के। तो इस पे हमें ये ध्यान देना आवश्यक हो गया है कि मिट्टी का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अगर हम लगातार एक ही प्रकार की फसल लगाते रहें और लगातार एक ही प्रकार का हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करते रहें, जो हम आप देख रहे हैं मक्के में कि जो 4-4 बोरी 1 एकड़ में किसान डालता है, उस डोज को हमें कम करने की आवश्यकता है। जनरली इसका जो डोज है 1.5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। एक मोटे हिसाब में किसान की भाषा में यदि बोला जाए तो 1.5 बोरी से हमें ज़्यादा नहीं डालना है फर्टिलाइज़र, यूरिया की बात करें तो। अगर हम इसको 3 से 4 बोरी डाल देते हैं तो आज जो हम समस्या देख रहे हैं, मक्के में सबसे ज़्यादा समस्या है पौधे की जो जड़ सड़न की बीमारी और दूसरी जो कीड़े का प्रकोप हो रहा है। एक तो स्पॉटेड बॉल वर्म है, तना छेदक है और फाल आर्मी वर्म। ये 3 प्रकार के कीड़े ज़्यादा हमारे पूरे ज़िले में इसका प्रकोप पिछले 2 साल पहले देखा गया था और बहुत बड़ी एक महामारी के रूप में इसने अपना एक जोर पकड़ा था। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि इसका मुख्य कारण क्या है। कारण ये है कि ज़्यादातर हम रासायनिकों का प्रयोग कर रहे हैं। जितना हम ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा इसमें कीड़ों का प्रकोप होगा, उतना ही ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप होगा। और बीमारी कब आती है? जब कीड़े लग जाते हैं फसल में। और जब भी कोई कीड़ा अगर फसल को हमारी पिंच कर देता है या काटना चालू कर देता है और लगातार जब बारिश होती है और धूप नहीं निकलती तो पौधा सड़ जाता है, जड़ से उसमें सड़न चालू हो जाती है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक रोग का रूप धारण कर लेता है। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम बोनी करते हैं तो उस समय पे ही हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कार्बनिक पदार्थों का समावेश करें मिट्टी में। अब हम कभी गोबर की खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये छोड़ दिया। पूरी तरह से हम रेडीमेड मार्केट पे डिपेंड है। अगर हमें कोई पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, हम यूरिया डीएपी पे ज़्यादा डिपेंड हो गए। तो अगर हम धीरे से पहले से ही बोने के पहले तैयारी कर लें कि साल भर हम यदि गोबर की खाद तैयार कर लें या केंचुआ खाद तैयार करके खेत में डालेंगे तो हमें इतना ज़्यादा यूरिया नहीं डालना पड़ेगा फसल में। जनरली किसान इस पे पूरी तरह से अब भूल चुका है, जानवर भी पालना बंद कर दिए। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब जब समय हमने देख लिया कि हमने फसल का चयन दूसरी जो ज़्यादा खाद चाहने वाली फसलें हम लगाना चालू की, तो हमें मिट्टी का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो ज़्यादा फसल पोषक तत्व चाहती है उसके लिए हमें पहले से अपनी तैयारी करना पड़ेगी, जिससे हमें यूरिया डीएपी कम डालना पड़े। और जब यूरिया डीएपी कम डालोगे तो रोगों का प्रकोप कम हो जाएगा ऑलरेडी, और हमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी आसानी से होती रहेगी। पहले से ही हमें तैयारी इसकी करने की आवश्यकता है। और हमारे जो अगले एक्सपर्ट हैं वो हैं गणेश कासदे जी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी हैं। तो कासदे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि तामिया एक ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ जो है कृषि विभाग द्वारा कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, तो आप इन योजनाओं के बारे में हमें बताएं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित है, और जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक तत्व और माइक्रो इरिगेशन, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, RKVY अंतर्गत सॉइल मृदा कार्ड है लेना, और इसके अंतर्गत जैसे विभिन्न योजनाओं का संचालन अभी फिलहाल में
केंद्र सरकार की ओर से मिलेट मिशन पे ज़्यादा फोकस है। के अंतर्गत कुटकी, कोदो, ज्वार, बाजरा पे ज़्यादा अधिक फोकस है। अधिकतर किसान अभी मक्का पे फोकस कर रहे हैं। मक्का में उतने पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं जितना अपने को चाहिए। और किसानों जैसे विभाग की ओर से आते हैं, नई नई टेक्निक है जो किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ डी बुढाना में सूर्यवाहन कृषक के यहाँ इस बार धान का ट्रांसप्लांटिंग किया गया है, जो मशीन के थ्रू किया गया है। और किसान संगोष्ठी की तहत जो अदर गांव के किसानों को इकट्ठा करके जो हमने नया टेक्निक अपनाया है उसे दिखाकर किसान को, छोटे से छोटे किसान को दिखाकर और उस तक लाभ पहुंचाकर अच्छे से अच्छे फसल करने के तरीके बताते हैं और किसान अपनाते भी है, अवेयरनेस करवाते हैं। और इसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करवाते हैं, जैसे फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन। ये जैसे कभी कभी ज़्यादा बारिश होने से फसल नुकसान हो जाती है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जैसे पशु से मिल जाते हैं आय, या तो कुक्कुट पालन से मतलब नुकसान होने की कम संभावना रहती है। और यही अपेक्षा करता हूँ कि किसान भाई अच्छा करें। और ये ट्राइबल होने के नाते हमें प्रयास अधिक करना पड़ता है मोटिवेशन करने के लिए किसानों को। और अगले एक्सपर्ट जो हमारे बीच हैं वो है लखन जी, जो कि उद्यान विभाग से हैं। तो लखन जी, अगर हम तामिया की बात करें तो यहाँ सब्जी वर्गीय फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है या इनका उत्पादन अधिक किया जाता है, तो आप इस संबंध में हमें जानकारी दें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन ब्रह्मवंशी, उद्यान की विस्तार अधिकारी। जैसा कि इस गांव में कुएं की संख्या ज़्यादा है और कृषक लोग यहाँ की सब्जियों का उत्पादन भी ज़्यादा लेते हैं। अभी खरीफ सीजन निकलने के बाद में यहाँ आपके आलू का उत्पादन चालू हो जाएगा, आपका बैगन लगाना चालू कर देंगे। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपका खेत साफ होता है वैसे ही आप आलू की तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्या है, जो आप बीज लगाते हैं तो उसके पहले आप उसका टीका लगाना मत भूलिए। टीका जो लगाते हैं, टीका लगाएंगे आपका कार्बानडाजिम या बावेस्टिन जो फफूंदीनाशक दवाई आती है, उससे आप लगा के उसका उपयोग करके लगाएंगे तो आपके जो आगे की जो बीमारियां है, लेट ब्लाइट वगैरह आलू में जो आती है, वो आपको नहीं लगेगी। और यही कार्बानडाजिम का उपयोग आप जैसे आप बीज डालते हैं, नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बीजों में भी आप डूब के लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बीमारियों से निजात मिलेगी। जो हमारी उद्यान की योजना विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें रबी सीजन में हम यहाँ पर धनिया में फोकस करेंगे, जो पत्ते वाली है। काफ़ी महिलाएं यहाँ की बाज़ार जाती हैं, काफ़ी अपना छोटी छोटी दुकानें लेके, देखा मैंने बाज़ार में धनिया पत्ती वगैरह रखते हैं। तो हमारी ये संभावना है कि डी बुढाने में जो हरी धनिया का जो उत्पादन है वो आगे चल के काफ़ी लार्ज स्केल में हो जाएगा और किसानों को अधिक उत्पादन मिलने की संभावना रहेगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे तामिया में कलेक्टर साहब के द्वारा नवाचार किया जा रहा मसाले की फसलों में, जो लौंग, इलायची, तेजपान और काली मिर्च में ज़्यादा फोकस है। अभी वर्तमान में हमारे तामिया के लगभग 30 किसानों का इसका चयन किया गया है, उनके पौधे अभी रोपण भी चालू है। और देलाखारी जो संजय निकुंज की रोपणी है, वहाँ लौंग का, इलायची का, काली मिर्च का, तेजपान पौधे का रोपण किया जा रहा है। जो भी किसान वहाँ से इसकी खेती करना चाहते हैं वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, वह वहाँ मिलेंगे। और एक वहाँ इलायची के पौधों का भी एक प्लाट डाला गया है, जो ICR की वैरायटियाँ विभिन्न अच्छी किस्में हैं लाके वहाँ से रोपण किए गई हैं। लगभग 35 पौधे लगाए गए हैं। उसका जो मदर प्लांट से जो पौधे निकलेंगे वो कृषक को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लखन जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि सब्जी वर्गीय फसलों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही नवाचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हमारे बीच ग्राम पंचायत के सरपंच साहब राजेंद्र ठाकुर जी हैं,
तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मोटा अनाज को लेकर जो है बहुत जागरूक हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत जागरूक हैं। तो आप इस संबंध में हमें बताएं और आप अन्य किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती करने के लिए किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे बीच में अभी कृषि से संबंधित सभी एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ खेती के बारे में कि जो प्राकृतिक खेती हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग थे वो पहले से ही प्राकृतिक खेती के वाले महत्व रखते थे और बहुत 2000 के पहले आपने हमको देखा है कि 2000 के पहले हम प्राकृतिक खेती को महत्व देते थे और उसके बाद में धीरे धीरे शासन के माध्यम से जो यूरिया फर्टिलाइज़र और जो भी मतलब जो उसका जब हम उपयोग करने लगे पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए, उपज को अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए हम प्राकृतिक खेती के बाद में हम पुनः फिर से अब प्राकृतिक खेती के जुड़ना चाहते हैं और जिससे कि जो यूरिया और अन्य जो रासायनिक खादों में जो उर्वरक शक्ति और जो किसान भाई जो बहुत ज़्यादा लागत आती है जिसमें खेती करने में, तो हम हमारे क्षेत्र में चूँकि मैं इस ग्राम पंचायत का मुखिया, इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते सभी किसान भाइयों को हम बैठ कर के चौपाल लगा कर के शासन के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं मिलती हैं और शासन हमें जो उपलब्ध कराता है तो उसके माध्यम से हम चौपाल लगा कर के यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक खेती को बहुत अधिक महत्व देंगे जिससे हमारी जो खेती की लागत है वो कम हो सके और हमारे किसान, हमारे जो आदिवासी अंचल का किसान है वो समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, ऐसी हम सभी किसान भाइयों से अपेक्षा करते हैं। तो अभी हमारे बीच सतीश मिश्रा जी भी हैं जो कि एक सफल किसान भी हैं। तो ये जो है मोटे अनाज को लेकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो सर आप इस संबंध में हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सतीश मिश्रा तामिया का एक किसान हूँ और चूँकि हमारा जो क्षेत्र है तामिया ब्लॉक पूरा आदिवासी ब्लॉक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे तामिया ब्लॉक में पातालकोट भी आता है जिसमें विशेष पिछड़ी जाति भारिया के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। चूँकि मैं पर्यटन से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं पर्यटन का पूरक हमारे जो मोटे अनाज का मामला है पूरक है और मोटे अनाज की मतलब पर्यटन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चूँकि हमारा जो क्षेत्र है अहरवार सर ने जैसा बताया कि पथरीला क्षेत्र है और यहाँ हल्की ज़मीन है। इसके पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कहीं ना कहीं मोटे अनाज की खेती करते थे जिसको हम मिलेट्स भी बोलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे हरस देवारी का एक किसान दिल्ली गया था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम श्री अन्न के नाम से दिया था और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी। चूँकि अभी पिछले वर्ष मुंबई के कुछ उद्योगपति आए थे जो बड़े बड़े होटल के, उन्होंने हमारे इस श्री अन्न की बहुत ज़्यादा डिमांड की है। चूँकि इसके पहले तामिया क्षेत्र में श्री अन्न का मार्केट नहीं मिल पाता था, इस वजह से किसानों का कहीं ना कहीं इससे मोहभंग हुआ है। चूँकि हमारे बीच में कृषि विभाग के बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में श्री अन्न के लिए हम कार्यशाला का आयोजन करें और कहीं ना कहीं किसानों को मोटिवेट करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री अन्न जो है वो प्राकृतिक खेती है, उसमें यूरिया और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ती और कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। चूँकि मार्केटिंग अगर अच्छी होने लगेगी तो इसकी डिमांड हमारे क्षेत्र में बढ़ेगी। और चूँकि हमारा तामिया और पचमढ़ी पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारे पर्यटक आते हैं उनकी सबसे पहले डिमांड कोदो, कुटकी, समा और मक्का की रोटी होती है। अंत में किसान भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जी एवं हमारे कृषि विभाग के डीडीए जितेंद्र सिंह जी के द्वारा नवाचार के तहत तामिया में एक धान रुपाई की 6 लाइन मशीन का उन्होंने भिजवाने का काम किया है, जिसके तहत हमारी जो धान लगाने में, चूँकि मक्का के साथ हमारे किसान अधिक मात्रा में धान लगाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें 3000 से 4000 का हमको मज़दूरों से जो खर्चा आता है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। चूँकि ये मशीन आने के बाद लगभग 500 से 700 रुपये के बीच में मतलब हमारी धान की रुपाई हो जाती है और एक दिन में लगभग 10 एकड़ में इसकी रुपाई होती है। चूँकि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा
जिनको भी अगर मान लीजिए इस मशीन की आवश्यकता है, उनसे संपर्क करके और हमारे डीडीए साहब के माध्यम से अपने इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो और कहीं ना कहीं पैसे की उनकी बचत हो। अगर कम लागत में हम उत्पादन करेंगे तो हमको अधिक से अधिक उसमें लाभ मिलेगा। तो मैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे बीच कुछ किसान भाई और कुछ महिला कृषक बहनें भी हैं, तो जिनके मन में कृषि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से इनका निराकरण अवश्य कर सकते हैं। तो हमारे सहयोगी जी राहुल जी हमारे इन किसान भाइयों और बहनों के बीच हैं, तो चलिए हम चलते हैं राहुल जी की ओर। धन्यवाद अनामिक जी। नमस्कार साथियों, मैं राहुल परमार और आज हमारे साथ कार्यक्रम में सफल कृषक हैं कुछ, और कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। आइए कार्यक्रम की इस कड़ी में हम जानते हैं कि हमारी माता बहनाएं का परिचय कराएंगे आपसे और किस प्रकार से ये खेती करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। निशा उइके। निशा बिके जी, आप जी, ग्राम डी बुढ़ाना से। जी, आप कौन सी फसल करते हैं? जी, धान की और मक्के की खेती करते हैं। अच्छा, तो अभी खेती में जिस प्रकार से कीटों की समस्या आ रही है, तो आप जब ये समस्या देखते हैं तो किस प्रकार से इसके समाधान के लिए किनसे चर्चा करते हैं या कहाँ जाते हैं? जी, कृषि विज्ञान के पास। अच्छा, जी। कृषि विज्ञान केंद्र के से माध्यम केंद्र से के, हाँ। ये अधिकारियों से जानते हैं और दवा का सफल छिड़काव करते हैं। क्या आप इसमें जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं? जी जी जी, जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जी साथियों, कार्यक्रम की इस कड़ी में एक और सफल महिला कृषक हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा उइके है और इस बार हमने धान की खेती की है और मक्के की खेती की है, तुअर भी लगाई है। तो मतलब अच्छा है, हम जैविक खाद भी इस्तेमाल करते हैं और कृषि विभाग से भी हम मतलब बहुत सलाह लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी खेती अच्छी है इस बार की। जी, जैसे आपने कहा कि आप धान की खेती के साथ मक्के की खेती यानी मोटे अनाज की भी खेती करते हैं। हाँ तो सर। मोटे अनाज का बड़ा प्रचार प्रसार है अभी, तो क्या आपने मोटे अनाज की खेती के लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया है? ये तो नहीं लिया सर, पहले से मतलब हमारी पीढ़ी से चली आ रही इधर मोटे अनाज की खेती होती है, तो इस समय नहीं लगाए हम लोगों ने, पर होती है हमारे यहाँ। तो साथियों, आपने देखा कि महिला समूह के माध्यम से किस प्रकार से ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो हम हमारी सफल कृषक से जानना चाहेंगे कि वो गांव की उप सरपंच भी हैं, जो कि हमें अभी पता चला है। तो आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में, स्वावलंबी बनने में किस तरीके से उन्हें जागरूक करते हैं, मदद करते हैं? हमारा यही कहना रहता है कि मतलब महिलाएं आगे बढ़ें, मतलब हर कार्य क्षेत्र में उनका आगे कदम हो। तो इसके लिए हम बहुत समझाइश देते हैं उनको कि मतलब कुछ भी हो, अपना काम खुद स्वयं करें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तो साथियों, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपना काम महिलाएं खुद स्वयं करें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आज महिला कृषक जो कि बहुत जागरूक हैं और लगातार विभागों से संपर्क में हैं और आगे ये मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पे करना चाहेंगे। आइए कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ एक और सफल कृषक है जिनसे मिलना चाहेंगे। साथियों, कार्यक्रम की इस कड़ी में एक और हमारे साथ में सफल महिला कृषक हैं, उनसे जानेंगे कि वह किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, उनका परिचय। जी, आपका नाम क्या है? रजनी उइके। जी रजनी जी, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी तो मक्के धान लगे हैं, इसके बाद थोड़ी बारिश कम होगी तो मतलब सब्जी की खेती करेंगे। जी, सब्जी में क्या क्या उगाना चाहते हैं आप, क्या क्या लगाएंगे आप? तो इसमें रहेगा मेथी, पालक और भटे हैं और लहसुन वगैरह, और ये प्याज है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं। सब्जी उगाने का काम आप अकेले करते हैं या कोई समूह समिति के माध्यम से करते हैं? खुद पर्सनल करती हैं। अच्छा, और जैसे सब्जी उग जाने के बाद में इसको बेचने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? मार्केट पे ले जाते हैं, ये पास में मार्केट, वहाँ चले जाते लेके। अच्छा, तो साथियों, आपने देखा कि ये खुद स्वयं सब्जी का उत्पादन करते हैं और जब सब्जी का उत्पादन हो जाता है तो साप्ताहिक स्तर पर जो ग्रामीण इलाकों में हाट बाज़ार लगते हैं उनमें अपनी सब्जी को बेचा जाता है। तो आइए कार्यक्रम की इस कड़ी में हम एक और सफल महिला कृषक से मिलते हैं। साथियों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ एक और सफल महिला कृषक हैं जो कि सब्जी उगाने का काम करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका नाम। जी, मेरा नाम अंजलि सियाम है। आप किस चीज़ की फसल उगाते हैं अभी?
अभी तो है, भटे है, मिर्ची है और लौकी भी है, गिलकी है। साथियों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ सफल कृषक हैं जो कि बड़े पैमाने पे मक्के की खेती करते हैं, तो हम उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन साहू है। जी, आप कितने रकबे में मक्के की खेती कर रहे हैं? मैं लगभग अभी 5 एकड़ में करता हूँ। 5 एकड़ में, अरे वाह। तो आप जैसे मक्का का जब उत्पादन हो जाता है तो आप मक्के का कोई प्रोसेसिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सीधे इसको मंडी में बेच देते हैं? अभी तो मंडी में बेचते हैं, लेकिन यहाँ यदि यूनिट डल जाए प्रोसेसिंग की या कुक्कुट आहार बनाने की, तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगारी मिल जाएगा। तो मैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।